नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप मेरे साथ देखने वाले हैं भारत की बात। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब ठीक नहीं है और एनडीए के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो गया है। बात महाराष्ट्र की भी होगी, जहां महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल है। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ इसका ऐलान भर बाकी रह गया है। साथ ही बात होगी मुंबई की सड़कों पर लगे बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर की। आखिर यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार से होता हुआ यह नारा महाराष्ट्र में क्यों गूंज रहा है, इसे समझना दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले एमवीए के चुनावी फॉर्मूले की खबर। आखिर सीट बंटवारे का संभावित अंक गणित क्या है, आपको यह बता देता हूं। सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के लिए एमवीए का फॉर्मूला तय। सूत्र हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ ही देर में आ सकती है एमवीए की लिस्ट। महाविकास अघाड़ी की लिस्ट आने वाली है। उद्धव ठाकरे पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। मुंबई के होटल हयात में एमवीए की बैठक जारी है और वहीं से निकलकर यह खबर सामने आ रही है। मेरे साथ गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। गणेश, ये पहली लिस्ट जो आने वाली है, संभावित लिस्ट, उसको लेकर कुछ अपडेट है क्या? जी देखिए, कुछ ही देर बाद इस पर टिप्पणी या इस पर कोई जानकारी मिल पाएगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद शिवसेना की पहली लिस्ट आ सकती है और कांग्रेस भी आज देर रात या कल सुबह अपनी लिस्ट दे सकते हैं। और कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार और तमाम बाकी नेता अपनी बात या जो लिस्ट है, जो फॉर्मूला है, वो जनता के सामने रख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा था, सीटों को लेकर अनबन चल रही थी। विदर्भ और मुंबई की सीटों पर खास तौर पर एक तरह से कंसेंसस नहीं बन रहे थे, लेकिन आज सुबह से एक पॉजिटिव चर्चा हुई। सभी लोग एक एक कदम पीछे आए, कांग्रेस और शिवसेना गुट, और बाद में कंसेंसस बना है। विदर्भ में कुछ सीटें शिवसेना को छोड़ी जाएंगी, मुंबई में कुछ सीटें कांग्रेस को छोड़ी जाएंगी और जो छोटे पक्ष हैं उनका विषय अभी भी है, क्योंकि 3 से 6 सीटें ही छोटे पक्ष को देने की फेवर में तीनों ही पार्टियां सामने आई हैं। तो सबसे बड़ा नाम इस इंडिया अलायंस में जो महाराष्ट्र में सामने आ रहा है वो है इन तीनों पार्टियों के अलावा अखिलेश यादव कम से कम 12 सीटें मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में 14 सीटें, अगर उनको 12 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो अपने उम्मीदवार कहीं खड़े कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रेंडली फाइट के तौर पे खड़े करेंगे, ये बात कही जा रही है। तो ऐसे में अभी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है इस बैठक के बाद में, जहां पर सब कुछ ठीक है बताया जाएगा। लिस्ट की घोषणा भी हो सकती है और आज देर रात तक, यानी 8 बजे का समय दिया गया था कि 8 बजे की बैठक के बाद में शिवसेना अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। ठीक है गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए और अपने दर्शकों को अब ये बता दें कि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस 103 से 108 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 90 से 95 सीटों पर, शरद पवार की एनसीपी 80 से 85 सीटों पर और दूसरी सहयोगी पार्टियां 3 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का पेच दरअसल विदर्भ पर फंसा हुआ था। यहां कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे। यह मामला सुलझाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को सौंपी, लेकिन शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत से उनकी पटरी नहीं बैठी। इसके बाद कांग्रेस ने नाना पटोले की जगह बाला साहेब थोराट को आगे किया और उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक के बाद सीट बंटवारे पर बात बन गई। इस फॉर्मूले के तहत विदर्भ में अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल रही हैं तो मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। यहां शिवसेना यूबीटी 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 14 सीटें जा रही हैं। शरद पवार वाली जो एनसीपी है 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट दी जा रही है। मुंबई और महाराष्ट्र में एमवीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय बेशक कर लिया, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा सुर्खियों में है, जो महायुति और महाविकास अघाड़ी में टकराव की वजह भी बन चुका है। आज सुबह सुबह मुंबई की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ बटेंगे तो कटेंगे लिखे हुए पोस्टर नजर आए।
इसे बीजेपी के एक नेता ने लगाया था और बात सिर्फ पोस्टर भर की थी, लेकिन इस पर जुबानी जंग शुरू हो गई, जिसकी तपिश यूपी से दिल्ली तक महसूस की गई। मुंबई की सड़कों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाले ये पोस्टर लगे तो चर्चा का बाजार गर्म हो गया। पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ का वो नारा लिखा था जो पहले से ही यूपी से लेकर बिहार तक माहौल गर्मा रहा है। ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनावी रणभूमि में भी असर दिखा चुका है। अब बारी महाराष्ट्र की है। मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। मुंबई के अंधेरी, बांद्रा से लेकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक ऐसे पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर के नीचे नाम लिखा था विश्व बंधु राय। एबीपी न्यूज विश्व बंधु तक पहुंचा, जो सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आए हैं। योगी को मानने वाले, उनके पैटर्न मानने वाले लोग बहुत हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना, वहाँ पे भी योगी का पैटर्न चल रहा है। पैटर्न लोगों को इतना पसंद आ रहा है, वो पैटर्न यहाँ लागू कर रहे हैं हमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महीने भर पहले यूपी के आगरा में बटोगे तो कटोगे वाला बयान पहली बार दिया था। इसके बाद उन्होंने इसे हरियाणा के चुनाव प्रचार के मंच से भी दोहराया था। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक चर्चा में रहने के बाद ये बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान पूरे सीमांचल में गूंजता रहा है। सुरक्षित हिंदू, संगठित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। अब यही नारा महाराष्ट्र के चुनावी मैदान का सफर तय कर चुका है। इस पर विरोधी दल आपे से बाहर है। महायुति के नेता इसे बीजेपी का बांटने वाला एजेंडा बता रहे तो बीजेपी इसे पूरी तरह सही करार दे रही। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसे ही है। इसमें बुराई क्या है भैया? आपको मालूम है बटोगे जो कटोगे मतलब ये है कि जब आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ और विभाजन की विभीषिका लोगों ने देखी, वो एकजुट होना जो है वो देश की ताकत है। महाराष्ट्र में चुनावी गहमा गहमी के बीच करोड़ों की कैश बरामदगी पर सियासी कोहराम शुरू हो गया है। पुणे पुलिस ने एक कार से 5 करोड़ रुपए पकड़े तो महाविकास अघाड़ी को मौका मिल गया। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर नोटों के अंबार का वीडियो डालकर सनसनी मचा दी, लेकिन कुछ ही देर में यह दांव उल्टा पड़ गया। शरद पवार की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रोहित पवार ने नोटों के पहाड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया और महाराष्ट्र की सत्ता चला रही महायुति पर संगीन इल्जाम लगा दिए। बताया जाता है कि सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी गई। कल इनमें से एक गाड़ी पकड़ी गई, एक कार तो मिल गई, लेकिन बाकी 4 कार कहां है? कैश का वीडियो पोस्ट कर रोहित पवार ने महायुति पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में मामला पलट गया। पता चला कि वीडियो 3 साल पुराना है, लेकिन तब तक विपक्ष के सारे नेता महायुति पर हमलावर हो चुके थे। कल 2 गाड़ियां थी, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है। 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया। So now what target they have kept is 50 crores every constituency. This Gujarat style, this money and muscle power style would not be accepted by Maharashtra people. And रोहित पवार ने वीडियो बेशक फर्जी पोस्ट किया, लेकिन कैश रिकवरी की बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। पुणे पुलिस ने सोमवार को पुणे से सतारा की तरफ जा रही कार से 5 करोड़ रुपए पकड़े हैं। कार के पिछले हिस्से में सीट के नीचे ये 5 करोड़ रुपए छुपाए गए थे। इस तरीके से छुपाए गए थे कि किसी को भनक न लगे, लेकिन पुलिस को इसकी टिप मिली हुई थी। जब ये कार टोल नाके पर पहुंची तो पुलिस ने ये कार
इस कार में छुपाए हुए 5 करोड़ रुपए और कार में जो 4 लोग थे उनको ताबे में लिया। पकड़ी गई कार अमोल नलावडे नाम के बिजनेसमैन की है, जिसने रुपए पर दावा ठोक दिया। कहा रकम किसी और की नहीं, उनकी खुद की है। एक बिजनेसमैन जो गाड़ी में था उसी ने क्लेम किया है कि ये मेरी कैश है। इनकम टैक्स के सामने वो उनके जो भी एविडेंसेस होंगे वो सामने लाएंगे। एट द सेम टाइम हम भी हमारे लेवल पे ये कहाँ से आ रही थी और किस तरफ जा रही थी, ये दोनों चीज़ों की पूछताछ हम कर रहे हैं। अब शिवसेना महाविकास अघाड़ी पर झूठ की सियासत के आरोप लगा रही है। शिवसेना का या पूरे महायुति का उस गाड़ी से, उस नगद से कोई लेना देना नहीं है। हम सरेआम चुनौती दे रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस और चुनाव आयोग इस पूरे प्रकरण की जांच करे। जब तक जांच पूरी नहीं होती, नतीजा सामने नहीं आता, कैश रिकवरी का ये मामला चुनाव के बीच सिर उठाता रहेगा। बात उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की। इसके लिए एनडीए ने अब तक लिस्ट जारी नहीं की है। वजह है सीट बंटवारे पर फंसा निषाद पार्टी का पेच। खबर यह है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद 2 सीटों से कम पर राजी नहीं। इस मांग के साथ अब उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है और कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मिलेंगे संजय निषाद। 2 सीट की मांग पर अड़े हैं संजय निषाद। जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी होने वाली है। 2 सीट की जो उनकी मांग है उस पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। इस वक्त यूपी बीजेपी संगठन से जुड़े कई बड़े नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले ही दिल्ली में थे और आज दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंच गए। हर किसी की कोशिश है कि संजय निषाद को मना लिया जाए। इससे पहले संजय निषाद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई थी। बारी बारी से संजय निषाद की यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं से मीटिंग हुई, लेकिन संजय निषाद अपनी मांग पर अड़े रहे। अब वो सीट बंटवारे को लेकर यूपी में पार्टी के किसी भी नेता से मिलने के लिए इच्छुक नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 दिन से संजय निषाद दिल्ली में हैं और अब जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात का शेड्यूल तय हुआ है। उत्तर प्रदेश में 9 सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस 5 सीट मांग रही है और समाजवादी पार्टी उसे 2 सीट देने पर अड़ी है। दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर तल्खी बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने आज एक ऐसी बात कह दी जिससे मामला सुलझने की जगह और उलझ सकता है। कांग्रेस पार्टी महासमुद्र है, इस समुद्र में सबका विलय होता है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से सीटों पर तकरार के बीच कांग्रेस ने पहले खुद के समंदर होने का दावा किया, फिर समाजवादी पार्टी को बराबरी का वास्ता देकर 5 सीटों पर यही दावा दोहरा दिया। 5 सीट जो भाजपा जीती थी वो हमने 5 सीटों का डिमांड किया है। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मैंने प्रस्ताव दिया है, मिल के लड़ेंगे और जंगल राज को खत्म। 5 सीटें न मिली तो वो न तो चुनाव लड़ेगी न प्रचार करेगी। कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को ये चेतावनी पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन हर गफलत मिटाने का मन बना चुकी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को आईना दिखा दिया। जो बड़े लोगों की बात आपस में होती है वो वार्ता भी हो गई है। मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रस्ताव दिया है और जो अंतिम प्रस्ताव गया है उनकी तरफ से भी उसमें बात हो चुकी है। तो उनके केंद्रीय नेतृत्व से मोहर लगनी है, उस पर जो निर्णय उनका आएगा उसके हिसाब से। इस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इशारों में छोटा आदमी बता डाला और एक तरह से साफ कर दिया कि कांग्रेस के दावे में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव ने इसे और पुख्ता कर दिया। मीडिया के सामने आए तो जो कहा बीजेपी के लिए कहा, कांग्रेस का नाम तक न लिया। ये इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, वो हमारी बातचीत है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर की गई हैं। इसमें एक है गाजियाबाद सदर सीट, जहां 22 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला, और दूसरी अलीगढ़ की खैर सीट है, जहां कांग्रेस 44 साल से जीत की राह देख रही है। कांग्रेस की दुविधा यह है कि वो केवल 2 सीटों पर लड़ने को राजी हो भी जाए तो भी ये दोनों ही सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। यही वजह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मिली ताजा नाकामी के बाद कांग्रेस गाजियाबाद सदर और खैर सीट पर लड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। यूपी उपचुनाव के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर की है। मतलब चुनावी समझौते के लिए गिनती के दिन बचे हैं। उधर बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस खटपट पर चुटकी ले रही।
केवल ये सीटों का पेच ही नहीं है बल्कि खुराफाती खुड़पेच भी है। कांग्रेस का गठबंधन को लेकर जो उनका इतिहास रहा है वो जो है वो दागी रहा है, बेवफाई कर रहा है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट पर जारी तकरार से बीजेपी खुश तो जरूर है, लेकिन असली खुशी किसके हिस्से आएगी ये चुनावी नतीजों से तय होगा। वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में आज जमकर बवाल हुआ। इसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जख्मी हो गए। उनके घायल होने की वजह और भी दिलचस्प है। दरअसल कल्याण बनर्जी की बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय से बहस हो गई थी। इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि टीएमसी सांसद ने मेज पर कांच की बोतल दे मारी। इसमें उनकी हथेली चोटिल हो गई। चोटिल उंगलियों के साथ पार्लियामेंट एनेक्सी से बाहर आते यह हैं टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इनके हाथ थाम रखे हैं। साथ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी चल रहे हैं। पत्रकारों ने सवाल किया, दादा घायल कैसे हो गए? जवाब में कल्याण बनर्जी कराहते हुए दिखे। दादा घायल कैसे हो गए? अब कल्याण बनर्जी कैसे घायल हुए ये जान लीजिए। वक्फ बिल पर पार्लियामेंट एनेक्सी में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक थी। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल पर जारी इस मीटिंग में ओडिशा के अलग अलग संगठनों का प्रेजेंटेशन चल रहा था। इस दौरान रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों सहित कई प्रमुख हस्तियां यहां मौजूद थी। कल्याण बनर्जी इसमें बारी आने से पहले अपनी बात रखना चाहते थे। उनसे पहले ही 3 बार बात की जा चुकी थी, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के दौरान दोबारा मौका चाहते थे। बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस पर एतराज जताया। सूत्रों की माने तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कथित तौर पर सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। यही आरोप विपक्षी सांसद भी लगा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान कल्याण बनर्जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने कांच की बोतल को मेज पर दे मारा, जिससे वो चोटिल हो गए।